हेलो भाई, आज हमारे साथ रेहान वारसी एक स्पेशल गेस्ट हैं, एक स्पेशल स्टूडेंट। स्पेशल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जैसे मैं इनसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो भाई की जो उम्र है वो 23 साल है और 23 साल की उम्र में ये एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं। और भाई जो है एमटीएस में अभी जॉब भी कर रहे हैं दिल्ली में ही। तो 23 की एज में इन्होंने मतलब निकाल तो पहले लिया होगा ना 21 हाँ, की एज तो वो में। तो 21 में एग्जाम दिया, 2020 में प्री दिया था मार्च में। 2020 में इन्होंने प्री दिया 20 साल की एज में और 21 साल की एज में ये एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए। अब ज्वाइनिंग होते होते ये 23 साल के हो जाएंगे। मतलब 21 साल की एज में इन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया, 23 साल की एज में एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए। तो अपने आप में ये आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, हालांकि मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है, क्योंकि 23 साल की एज में मैं क्या कर रहा था। 23 साल की एज में मैं भटक रहा था। 21-22 की एज में मैं कोचिंग्स में इधर उधर धक्के खा रहा था और 23 की एज में मैंने जो है ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। हालांकि मैंने भी जीवन में बहुत अच्छा किया और भाई भी अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। तो ये एक देख रहे हैं आपकी, हालांकि इसके पीछे एक कारण भी है कि इनको इंटर में ही पता चल गया था एसएससी सीजीएल के बारे में। और मैं तो चाहता हूं कि जिनको जो लोअर मिडिल क्लास से हैं, है ना, जो छोटे बैकग्राउंड से, छोटे शहरों से, अगर उनको शुरुआत में पता लग जाए कि भाई हमारे जीवन का मकसद है, हमें इस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो ग्रेजुएशन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। जैसे भाई के साथ हुआ कि इन्होंने जो है इंटर करने के बाद ही पता चल गया कि एसएससी के थ्रू इनको जाना है, तो उन्होंने डिस्टेंस से बीए करी। यही हुआ है ना? डिस्टेंस से बीए करी, बिल्कुल। हाँ, डिस्टेंस से बीए करी। बीए पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, वहाँ खोपड़ी खराब हुई नहीं और अपनी बीए की तैयारी के दौरान ये एसएससी का पढ़ते रहे, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, नौकरी हाथ में आ गई। कितना अच्छा, मतलब इनका ये भगवान भी मौका दिखाता है। जैसे मुझे मौका दिखाया था कि मुझे पहले पता चल गया कि फ्री जियो के ज़माने में इंटरनेट आने वाला है, तो हमने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दिया और हम शुरुआत में आगे निकल गए। तो ये भगवान की भी कृपा होती है वैसे थोड़ी सी। तो जैसे आप इतनी छोटी एज में एक्साइज इंस्पेक्टर लगे और आप इतनी दूर जो है काम करने भी आ गए एमटीएस के, तो आपके घर वाले जो हैं खुश हैं? क्या रिएक्शन हुआ उनके? गर्व महसूस होता है आपके ऊपर? वो तो होगा ही। जी सर, काफी गर्व होता है, बहुत अच्छा मतलब महसूस होता है। मुझे आज भी वो रिजल्ट का दिन याद है, जिस दिन रिजल्ट आया था। एक्चुअली मैं वर्किंग, जैसे कि आपने बताया, तो मैं उस टाइम ऑफिस में था, करीब 2-2:30 बज रहा था दोपहर का। तो फिर मतलब उस टाइम रिजल्ट आया, मैंने देखा मेरे हाथ कांप रहे थे रिजल्ट चेक करने में। चेक करा, B23 पोस्ट मिल गई, एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। सबसे पहले घर पे फोन करा, फोन के डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग कर दी मम्मी को। अच्छा, वीडियो कॉल पे वीडियो कॉल करी मम्मी को। कहीं ये सारे टॉपर मम्मी लोगों को कॉल करते हैं, पिताजी को बाद में बताते हैं। पिताजी को ही तुरंत ही बताया था। मतलब पहले घर पे ना, तो देखा पापा घर पे नहीं थे ना। अच्छा अच्छा। तो मम्मी को कॉल करा डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग। तो देखा, मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, इंस्पेक्टर बन गया आपका लड़का। हाँ। तो काफी खुश हुई, मतलब एक वो इमोशनल मूवमेंट था उस टाइम। उनकी भी आंखों में आंसू आ गए, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। हाँ यार, तो उन्होंने बोला कि ये कोई नहीं, मैं फील कर सकता हूँ ये मोमेंट। कोई नहीं, खुशी का आंसू है। हाँ। मैं मतलब घर पे सब लोग थे, बाकी सबको बताया, सबसे बात करी वीडियो कॉलिंग पे। बहुत अच्छा लगा सबको, वो मोमेंट कभी भूल नहीं सकता। कभी? हाँ, तो पापा तो बाहर थे उस टाइम। थोड़ी देर बाद मतलब पापा को कॉल करा। आपके छोटे भाई बहनों को पता चला, उनका रिएक्शन कैसा था? छोटा भाई से भी बात करी वीडियो कॉलिंग पे। उसको भी काफी अच्छा लगा। वो भी एक्चुअली एसएससी की तैयारी कर रहा है अभी। उसको भी मैंने आपको बैच दिलाया हुआ है। गगन प्रताप मैथ्स का बैच दिलाया। तो वो अभी तो तैयारी शुरू करी थी उसने, तो इतना इंप्रूवमेंट नहीं था, लेकिन उसको अभी एक बैच हो गया है। अब प्रैक्टिस कर रहा है, तो काफी इंप्रूवमेंट है उसके में भी दिख रहा है। तो इतनी छोटी सी एज से आपको कैसे पता चला कि मुझे एसएससी सीजीएल में जाना है? तैयारी कैसे करना शुरू किया आपको और कैसे? क्योंकि आप जैसे किसी चीज में जुड़ना चाहते हो ना, तो आपको रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। वो जर्नी बताओ आप मुझे अपनी। जी सर, जैसे कि मेरा तो जो इंटरमीडिएट हुआ था वो 2016 में इंटरमीडिएट करा था। 2016 में भाई ने इंटर करी है और आज जो है ये एक्साइज इंस्पेक्टर है। मैंने 2012 में इंटर करी थी। हाँ। 2016 में जैसे कि इंटर हो गया था। हाँ। तो जैसे हमारे मोहल्ले में ही, मतलब लोकेलिटी में एक है मैडम है, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगी थी उस टाइम पे। ओके, तो थोड़ा 2016 के आसपास। हाँ, 16 नहीं, उनका तो 2014 से 13 बेस्ट था। ओके। तो मतलब एक आइडिया हो गया था कि एसएससी सीजीएल चीज़ होती है कोई चीज़। तो 2017 में मैंने ऐसी एक ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लिया था अपने डिस्ट्रिक्ट में ही। लोकल लोकली, हाँ, लोकल ऑफलाइन कोचिंग। एक्चुअली जो लोकल ऑफलाइन कोचिंग होती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से आपको केवल नुकसान होगा, लेकिन उससे कंपटीशन का माहौल जरूर बनता है। उसमें एक मतलब बेस पता लग गया, सिलेबस है क्या, एसएससी चीज क्या है। हाँ, क्योंकि आप जब 30-40-50 लड़कों के बीच में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि यार कंपटीशन है, मैं अकेला नहीं हूँ। ऑनलाइन में दिक्कत क्या है कि घर पे जो है बैठते ही बच्चे को जो है उसने बैच ले ले, तो उसे पता नहीं कि कितना कंपटीशन, कितनी मारा मारी है, तो अपनी ही धुन में रहता है, तो वहाँ आपकी वो जो धुन है ना वो टूटती है। बस यही एक थोड़ा सा नुकसान है ऑनलाइन का। हालांकि मैं बच्चों को समय समय बताता रहता हूँ कि भाई
अभी रिसेंट गवर्नमेंट का ही डाटा है कि 2014 से अब तक 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे, 22 करोड़, और जिसमें से 7,14,000 लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिली है सेंट्रल में, जो कि जो है 0.3% से भी कम है। तो कंपटीशन है। तो आप मोबाइल में अकेले वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा मत सोचो कि आप अकेले, आपके साथ लाखों लोग उस वीडियोस को देख रहे हैं। उसके बाद सर जैसे कि 2017 में बैच ज्वाइन कर लिया था। हाँ, तो मतलब बेस तो क्लियर हमारे हो बारे गया में था। कैसे पता चला आपको? आपके बारे में सर तो मतलब 2018 में जब थोड़ा ऑनलाइन बढ़ता है। 2017 में आपने ऑफलाइन 2017 में पढ़ा था? ऑफलाइन पढ़ा, उसके बाद लेकिन मैं CHSL देता रहता था। तो 2019 आ गया था ऐसे, लेकिन मैंने 3 बार CHSL दिया। 17, 18, 17, 18, 19। इस पे क्लियर हुआ आपका CHSL? नहीं, 17, 18 में तो प्री भी क्लियर नहीं हुआ, 1 नंबर से रह गया था प्री भी। अच्छा। हाँ, फिर 19 में CHSL जब दिया 19 वाला, तो उसमें प्री तो क्लियर हुआ था, लेकिन वो टाइपिंग के लिए नहीं हो पाया था फिर। ओके। हाँ, तो फिर वहाँ पे मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, घर पे रहेगा तो कुछ बात बन नहीं रही है। तो मैं दिल्ली आ गया कोचिंग करने, ऑफलाइन कोचिंग करने। वहीं से जैसे लोगों से मिला तो वहाँ से पता लगा कि गगन प्रताप सर है, पढ़ाते यूट्यूब पे। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत कुछ। मैंने फिर सही में बोल रहे हो ना? अरे सर बिल्कुल एक्सपीरियंस से बोल रहा ऑथेंटिक बातें बोल रहा। हाँ, बिल्कुल ऑथेंटिक है सर। हाँ, तो वहाँ से ऐसे ही पता लगा 2019 में कि बढ़िया पढ़ाता हूँ मैं, समझे? हाँ, फिर गगन सर पढ़ाते हैं। हाँ, तो वहाँ से मैंने फिर आपने पहले तो यूट्यूब वीडियोस देखना चालू करी। वीडियोस देखते थे, मतलब डेमो टाइप। तो काफ़ी मतलब बेनिफिट लग रहा था, समझ आ रहा था। तो एक सोचा कि क्यों ना मतलब रेगुलर प्लेटफॉर्म सा मिल जाए, जिससे कि मतलब पूरा रेगुलर वीडियोस देख सकूँ, पूरा एक कंसाइज वे में मिल जाए। तो फिर उस टाइम आपका प्रैक्टिस बैच लॉन्च हुआ था प्री के लिए, प्रीवियस ईयर तो जब आप दिल्ली आ गए थे आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। कहाँ पे? सर राकेश यादव सर के पास। राकेश यादव सर के पास। तो मैथ की केवल? मैथ की और इंडिविजुअल करी थी, मैथ की और इंग्लिश की इंडिविजुअल। इंग्लिश जयदीप सिंह पढ़ा रहे थे। जयदीप सर पढ़ा रहे थे इंग्लिश? जी सर। ओके। उसमें काफ़ी मतलब उसको एक बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन मतलब इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती ऑफलाइन बैच में, जो ऑनलाइन बैच में आप कर सकते हैं। ऑनलाइन में कोई भी मतलब जितना हम क्वेश्चन कराते हैं, जितना प्रैक्टिस कराते हैं, ऑनलाइन में हम अलजेब्रा में 600-700 सवाल कराते हैं एग्जांपल के लिए, वो ऑफलाइन में करा ही नहीं सकते। ऑफलाइन में आप 1.5 घंटे क्लास लेते हैं तो उसमें मतलब डाउट भी रहते हैं कई बच्चों के, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं करा पाते हैं। ऑफलाइन में जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आप 1.5 घंटे का अर्थमेटिक का लेते हैं क्लास और 1.5 घंटे एडवांस की, तो मतलब 3 घंटा आप पढ़ा लेते हो, टाइम डबल हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर भी डबल हो जाते हैं उसी तरीके से, आउटपुट ज़्यादा मिलता है, ट्रिपल हो जाते हैं, तो आउटपुट ज़्यादा मिलता है। और ऊपर से आप PDF दे देते हैं, तो उसके मल्टीपल रिवीजन आप कर सकते हो। वीडियोस भी कई बार रिवाइंड करके देख सकते हो जहाँ पे डाउट है, कंसेप्ट को आप देख देख के नोट डाउन कर सकते हो, कॉपी में नोट्स बना सकते हो। ये फायदे हैं ऑनलाइन के। जी बिल्कुल हो गया था। तो प्री दिया, प्री में तो मार्क्स अच्छे आए, मतलब ठीक ठाक स्कोर हो गया था, 168 स्कोर था प्री में, ठीक ठाक था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कोरोना का पीरियड आ गया, तो ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गई थी। तो राकेश सर का और जयदीप सर का बैच पूरा नहीं हो पाया था? बिल्कुल नहीं हो पाया था। सितंबर में मैं आया था यहाँ पे दिल्ली में, और मार्च में कोरोना आ गया, तो 60-70% बैच हो पाया था राकेश सर का। जयदीप सर का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तो फिर घर जाना पड़ गया उस टाइम कोरोना काल में। तो फिर लेकिन कोई ऑप्शन था नहीं, आपसे पहले पढ़ ही चुके थे, तो आप पे पूरा भरोसा था कि आप ही नैया पार लगा सकते हो। आपने केवल जो मैंने PDF दी थी वही सॉल्व करी? जी सर, मेरा यही रहा। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, कि मतलब अलग अलग की बुक्स लेंगे, सबको एक बार किसी को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इकट्ठा करके रखेंगे। बुक्स बहुत सारी लेकिन जैसे लैपटॉप में भी PDF डाउनलोड करके रखते हैं, बहुत सारी दुनिया भर के चीजें रखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे एक बार नहीं ढंग से। तो मेरा क्या था, मैंने कहा कम से कम पढ़ना है, कम से कम किताब लाना है, सिलेक्शन लेना, नौकरी लेना, मुझे ज्ञान नहीं लेना था। कुछ छूट ना जाए, इसका डर भी जो है अपने आप में सरकारी नौकरी से बहुत दूर ले जाता है। क्योंकि जब बच्चा नया नया होता है कि कुछ छूट ना जाए, उसके अंदर ये डर रहता है। तो ये वाला भी बुक लो, ये भी इसी भी PDF स्टोर कर लो, ये भी डाउनलोड करके लगो, ये डर आपको बहुत ना नुकसान देता है। तो थोड़ा बहुत छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज पर रिलाई करो जहां से आपकी ट्यूनिंग बनते हैं और उसको पूरा अंत तक लेके जाओ। बिल्कुल। अच्छा, कितने मॉक्स दिए आपने प्री के दौरान? सर प्री तो ऐसा था, सितंबर में दिल्ली आ गया था, तो 6 महीने का टाइम था, तो मैक्सिमम डेली में एक मॉक दे ही देता था। डेली मतलब आपने 100 से ज्यादा मॉक तो 100 तो मतलब करीब 150-130 तो हो ही गए थे। चलो। तो उसके लिए प्री तक तो 130-150 आराम से हो गए थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है परचेज करके दे दिए थे। जो वीकली होते हैं सैटरडे संडे को लैब टेस्ट, वो देता था। अच्छा, रिवीजन कैसे करते थे आप? जैसे परसेंटेज खत्म हो गया, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस रेशियो में एलिगेशन बहुत सारा करवा दिया, जैसे हमने सपोज, फिर हम SICI पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे मुझसे कहते हैं सर मैं परसेंटेज भूल गया, रेशियो भूल गया, उसको रिवाइज कैसे करूं? क्या तरीका है कि रिवाइज भी होता रहे और आगे भी सिलेबस बढ़ता रहे?
रिवाइज ये आप बुक से तो कर नहीं सकते हैं, हाँ। वो आप रिवाइज अपने नोट से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आपको प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेंगे। आपने भी नोट्स बनाए प्रॉपर? बिल्कुल प्रॉपर नोट्स, एक अर्थमेटिक की अलग से कॉपी, एक एडवांस की कॉपी, दोनों को अलग से बना के रखे हैं। तो उसमें केवल आप कंसेप्ट लिखते थे कि सवाल भी? एक तो आपके सवाल रहते थे, एक तरफ पीडीएफ की रखी हुई है प्रिंट आउट, एक तरफ कॉपी रखी हुई है। क्वेश्चन देखते गए अपने, करते गए, पहले कंसेप्ट सारे देख लिए, उसके बाद क्वेश्चन एक एक देखते गए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप यकीन मानो, आप जो भी मतलब हफ्ते भर पढ़वाते हैं 1-2 घंटे लगते होंगे थॉरली रिवाइज करने में, पन्ने पलटने में। हाँ, जो कि मतलब जो रिवीजन है वो वीडियो से ना आपको अपने नोट से करना है। अपने नोट से करना है। हाँ। तो इंग्लिश कैसे तैयार किया आपने इसमें? जैसे मैथ्स आपका शुरू से स्ट्रॉन्ग था कि आपने ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? मैथ्स ठीक ठाक था, एवरेज था? हाँ सर, 12th में पीसीएम ले रखी थी, तो मैथ्स ठीक ठाक था। आपको गाइडेंस शुरू से अच्छी मिली तो मजबूत हो गया। इंग्लिश कैसे करी? तो इंग्लिश में आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे, तो इसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ कि आपको भी रगड़ना पड़ा? सर एक तो मतलब सीबीएसई बोर्ड से था, वहाँ से अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए होती इंग्लिश के लिए वो तो डेवलप थी, लेकिन रूल्स जो होते, ग्रामर होती है वो नहीं थी। जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन आप कहते हो, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अंडरस्टैंडिंग पीक्यूआरएस में भी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि आप सेंटेंस एक फ्लो में, मतलब होता नहीं कि आप बना पा रहे हो, आपको सही लग रहा है पढ़ने में, यानी वो चीज होती है अंडरस्टैंडिंग। और रूल्स तो था, बाकी एक जयदीप सर का कोर्स लिए थे, उसके प्रॉपर नोट्स बना के रखे थे मैंने, तो वो नोट्स मल्टीपल रिवीजन करना होता था। और वो कैब के लिए तो क्या मैंने, जैसे जहाँ से डेली 10-15 वो कैब लिखना था मेरे को कॉपी में, रजिस्टर में। जब प्री की तैयारी शुरू करी थी तो मैंने लिखना शुरू कर दी थी, डेली 15 से 20 वो कैब लिखना है, कहीं से भी मिले, वो प्रीवियस ईयर मिल जाए या फिर वीडियो यूट्यूब पे डाल के प्रीवियस ईयर वो कैप करके, बहुत से चैनल कराते हैं तो वो वहाँ से नोट करके, तो ऐसे डेली अगर 10-15 करता तो मेरे 3,000 के 3-3,500 वो कैब एक रजिस्टर में हो गई थी। वही आपने याद करी? प्री का एग्जाम देने था 6-7 महीने में हो गई थी, तो उसको मल्टीपल रिवीजन करता रहता था मैं, बार बार उसको मल्टीपल रिवीजन। एसएससी की एक की है कि आप मल्टीपल रिवीजन आप करोगे ना, वही सक्सेस आपको दिलाएगा। और ये जो करंट अफेयर, स्टैटिक जीके जो बच्चों को परेशान करते हैं, इसको कैसे आपने किया कि आपने जीके जीएस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कैसे करा? सर जीएस तो मैंने, सर जीएस का वो मेरा लूसेंट पढ़ी थी जीएस के लिए। लूसेंट मैंने उसकी ज्यादा किताबें नहीं करी, वो लूसेंट एक पढ़ी, लेकिन उसको इतना पढ़ा तो 2 टुकड़े हो गए थे इतनी पढ़ गई थी वो, इतनी बार उसको मल्टीपल रिवीजन करा था। रिवीजन पे आपने ज्यादा ध्यान दिया? रिवीजन ध्यान दिया। अब बुक नहीं बदलना चाहिए आपको बार बार, एक ही बुक, मतलब उसमें इतना मैंने पढ़ा था कि मैं किसी पेज पे बता सकता हूँ ये कहाँ पे लिखा हुआ है। अरे वाह! ऐसे मतलब मल्टीपल। और जीएस वो करंट अफेयर्स वगैरह है तो इसके मतलब ऑनलाइन वीडियोस आपको मिल जाती है, और वो आती है जो मंथली वाली मैगजीन वगैरह आती है उसकी, वो पढ़ता था मैं। तो करंट अफेयर आप एग्जाम के एंड मोमेंट पे देखते थे कि शुरू से साथ लेके चलते थे? मेरा था, मैं सर 1 मंथ एंड में देखता था, 6-7 महीने ओके पहले की एंड में देखता था ज़्यादातर। एग्जाम के मतलब वो भी, लेकिन लिख लिख के देखता था, मतलब जैसे कोई वीडियो देखी है तो उसके मेन पॉइंट लिख लिए अपनी कॉपी पे, 1 लाइनर बना के लिख लेते था, तो मतलब कि एंड में आप रिवीजन कर सको उसका अच्छे से। वो वीडियो से बहुत हेल्प होती थी उसकी। अच्छा, तो जैसे आपका डीवी हुआ 2019 में, तो आपने पहली चॉइस एक्साइज इंस्पेक्टर रखी थी कि आप? पहली सर एक्साइज इंस्पेक्टर थी। मतलब आपने शुरू से ही सोच लिया था? हाँ सर, जब शुरुआत से सोच करता था, ऐसा था मैं रात का टाइम था पढ़ने का, मैं 7 से करीब 3 बजे तक पढ़ता था, 2:30-3 बजे तक। उसके बाद भी रात में नींद ना आती थी, रात में भी मतलब ये दिमाग चलता था, सितारे चलते थे एक्साइज इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म के। मतलब यूनिफॉर्म का ऐसा क्रेज हो गया था कि एक्साइज ही चाहिए। रात को तब भी नींद नहीं आती? रात में नींद नहीं आती। कितने घंटे पढ़ लेते थे आप दिन में? सर जैसे टोटल मिला के 24 घंटे में? कोचिंग कर रहा था यहाँ पे दिल्ली में, तो मतलब सेल्फ स्टडी 6-7 ही घंटे हो पाती थी, बाकी कोचिंग रहती है 4-5 घंटे की, सुबह 8 से 12 कोचिंग रहती थी, उसका जो टाइम मिला 6-7 घंटे। फिर जब कोचिंग एंड हो गई थी, घर पे आ गया था, तो उसके बाद तो आराम से निकल जाते थे 8-10 घंटे। अभी जैसे परसों की बात है कि एक लड़का है, पता नहीं क्या नाम है, शुभम नाम का है, तो मैंने उससे बोला कि कम से कम एसएससी निकालना है तो डेली 10 घंटे तो आपको पढ़ना चाहिए, 8-10 घंटे स्टार्टिंग में, अगर आप बिगिनर हैं। तो वो मुझसे कह रहा है, सर आपने तो ये बात 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे बैच में, सबके सामने बोल दी, सबने सुन ली, तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, उनसे तो आगे निकलना चाहिए हैं। फिर मैंने एक बार कहा कि यार कम से कम जो आप है दिन में ना सोया करो, रात को सोया करो, हर स्टूडेंट का वैसे अलग अलग होता है, 6-7 घंटे की नींद लिया करो फिर भी। तो वो कह रहा सर आपने ये बात सबके सामने बोल दी फिर से कि 6-7 घंटे सोना चाहिए, मैं तो अब 4 घंटे ही सोऊंगा। तो ऐसे किसी से इन्फ्लुएंस होके नहीं करना है, जो आपकी बॉडी जितना आप अपनी कैपेबिलिटी देख सकते हैं कि आप कितनी चीज में ग्रैब कर पा रहे हो, कितने घंटों में ग्रैब कर पा रहे हो। हाँ, कंसिस्टेंसी आपकी कैसी है। मतलब आपको टाइम थोड़ा लग सकता है, जैसे आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो पढ़ाई में, आप इंग्लिश में भी मैथ में भी, तो 1 साल हो सकता है आपका सिलेक्शन दूसरी बार हो, समय आपको 2 साल लग जाए, लेकिन पढ़ना आपको डेली 8 घंटे ये लगातार 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना है, ब्रेक नहीं होना चाहिए उसमें।
जैसे आप रोज पढ़ाते क्लास लेते हो उसका आप डेली रिवीजन करते हो 8-10 घंटे आपको मैं बताऊँ पता नहीं लगते हैं। 2 घंटे का मॉक दोगे मेंस का, 2 घंटे इंग्लिश का दोगे, 4 घंटे हो गए। डेली क्लास लोगे 3 घंटे वो हो गए, 3 घंटे क्लास होती है आपकी, वो डेली क्लास लोगे, उसका रिवीजन भी करना है 1-2 घंटे में, तो 8-10 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, नहीं पता लगते, कोई ज़्यादा नहीं होते 8-10 घंटे, आराम से कर सकते हो आप। अच्छा, जैसे बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं, वो 3 महीने पढ़े, 3 महीने भी नहीं, 1-2 महीने के बाद ही वो धीरे धीरे जो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो कैसे वो अपनी तैयारी जो है कि 7 महीने तक या 8 महीने तक, हो सकता है किसी किसी केस में एक बार में ना हो तो दूसरी बार भी अटेम्प्ट देना पड़े, लंबे टाइम तक कैसे बिना बोर हुए कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई को चालू रख सकते हैं? जी सर। सर मेन चीज़ होता है, आपको अगर लंबे समय तक जाना है तो आपको मोटिवेशन भी हाई चाहिए। हाँ, उसके कैसे आएगा वो मोटिवेशन? आप सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो मोटिवेशन किसी के लिए भी, मतलब ज़्यादा एसएससी में होता है मिडिल क्लास फैमिली से आते लोग, हाँ। कोई बड़े मतलब ज़्यादा हाई फाई लोग फैमिली से नहीं होता है, तो मोटिवेशन तो आपके घर में ही है, मम्मी पापा जो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, उनको एक अच्छी बेटर लाइफ देनी है, तो आपके मन में तो पहले यही होना चाहिए कि एक बेटर लाइफ देनी है, तो उसका मोटिवेशन आपके मन में रहना चाहिए। और दूसरी बात, एक आप अपनी ड्रीम पोस्ट सेट कर सकते हो, मतलब इस पोस्ट पे मुझको जाना है, तो उसके लिए आप कर सकते हो, मोटिवेशन ये हो सकता है। उसके सपने सजाओ दिमाग में है, इमेजिन करो, वो इमेजिन करो कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनूंगा लेट सपोज, तो वो सितारे जब मेरे कंधे पे होंगे तो मैं घर वालों के सामने जाऊँ तो उनको कैसा प्राउड फील होगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, आज बहुत प्राउड फील होता है घर वालों को भी, हाँ, कि लड़का इंस्पेक्टर बन गया है। घर वालों को छोड़ो, तुमको कैसा लगता है? हमको ये सब बहुत अच्छा लगता है, घर वाले जब खुश होते हैं बहुत अच्छा लगता है, अपनी भी लाइफ मतलब ठीक है, बढ़िया चल रही है सब, ठीक है। तो तुम्हारी जॉब एज भी इतनी कम है, तो शादी ब्याह का तो अभी कुछ सोचा नहीं है? शादी वगैरह नहीं सर, घर वाले कराएंगे अभी तो? 2-3 साल तो कुछ नहीं करना है। 2-3 साल तो कुछ नहीं करना। अच्छा, तुम जैसे यूपी के हो, दिल्ली तुम पहली बार आए थे कोचिंग करने के लिए? जी सर, दिल्ली पहली बार आए थे कोचिंग। ये शहर तुमको ठीक लगा? हाँ सर, बढ़िया है, बस थोड़ा डर, क्योंकि तुम इतनी छोटी एज में आ गए यहाँ पे, जॉब भी कर रहे हो, सही लगा ना एनवायरनमेंट दिल्ली में? हाँ सर, एनवायरनमेंट तो ठीक है, बस थोड़ा पॉल्यूशन वगैरह थोड़ा रहता है। पॉल्यूशन बहुत है दिल्ली में। अच्छा, एक मैं तुमसे कसम लेना चाहूँगा कि जैसे तुम्हारा 21 साल की एज में एग्जाम क्रैक हो गया और अब तो ज्वाइनिंग में आने वाली है, मिशन मोड कब होने वाली? 22 तारीख बता रहे थे ना अभी? हाँ 22 तारीख बता रहे हैं कि मतलब होने को है, इंटरनल न्यूज़ है कि मतलब 22 तारीख तक हो जाएगा। 22 तारीख तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। चलो, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो इसके बाद आप कोई फॉर्म नहीं भरोगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है ना सर, मैंने सर 2020 में दिया हुआ है, वो भी स्किप कर दिया, उसका अच्छे खासे मार्क्स थे। 2020 का स्किप कर दिया, CGL, हाँ अच्छे मार्क्स थे, वो भी स्किप कर दिया डीवी। और CHSL में हुआ तो उसमें 230 मार्क्स थे, 238 आउट ऑफ 300, उसकी टाइपिंग स्किप कर दी। उसकी भी टाइपिंग स्पीड। तो ये होना चाहिए, अगर आपको आपकी लिए ड्रीम पोस्ट मिल गई है तो ना तो एक्सपीरियंस के लिए ना मजे के लिए आप बिल्कुल भी सीट खराब ना करें, उसको वहीं पे छोड़ दे। जैसे 2021 का तो आपने मतलब भरा? 2021 नहीं भरा भी नहीं दिया, जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। तो ये एक बेंचमार्क है, एग्जांपल सेट करना चाहिए कि लोग मजे के लिए भरे जा रहे हैं। एक्चुअली आपको तो मजा आ रहा है, दूसरे का तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक एक सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सीट खराब होती है। अच्छा, जैसे ये आपने तो तैयारी की, तो ये पुराना पैटर्न था, जैसे 100 क्वेश्चन आते थे मैथ के, इंग्लिश के 200 सवाल आते थे, तो उसमें जज करना आसान होता था। 100 में से जैसे आपको 3, 4, 5 नहीं आ रहे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, अब मैथ के आपके 30 क्वेश्चन आने, जैसे में प्री तो क्वालिफाइंग हो गया, तो 30 क्वेश्चन में से जज कर पाना मुश्किल है, क्योंकि एक सवाल भी आपका गलत हो गया तो आपके नंबर गए, आपके समझो 4 नंबर चले गए जी। और 4 नंबर कम हो जाना, वो भी 350 की टोटल मार्किंग में, ये वो है। ज़्यादा क्वेश्चन आने से या ज़्यादा मार्क्स का पेपर होने से ये है कि जज करना आसान है, लेकिन कम अगर आपके क्वेश्चन होंगे, एक सवाल भी गलत हो गया, हालांकि आपको नॉलेज अच्छी है, भगवान ना करे किसी लक की वजह से आपका एक आध सवाल गलत हो गया तो आप बहुत पीछे आ जाते हो। तो उस केस में बच्चों को क्या सलाह दोगे कि आज के पैटर्न के हिसाब से कैसे तैयारी करनी है? सर आजकल के मतलब ये हो गया तो, और पेशेंस बिल्कुल नहीं है बच्चों में, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, इनको भी बताओ कुछ। हाँ, पेशेंस तो सर सबसे जरूरी है, एसएससी का खेल ही पेशेंस का पूरा, एक पेशेंस और हार्ड वर्क, परसिवरेंस जो होती है, मतलब आपको लंबे टाइम तक खड़े रहना है फील्ड में, डटे रहना है। हाँ, वो मान के चलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो लेके चलना है माइंड में।
और ये नए पैटर्न हाँ सर, नए पैटर्न का ये है, मतलब जैसे पहले तो हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर रहता था कि एक आध क्वेश्चन गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, आज वो allowed मैनेज कर लेंगे। आज आपके मार्जिन ऑफ एरर कम हो गया है। हाँ। और मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब टाइम भी कम हो गया ना, 60 मिनट में करना है 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के। हाँ। अब रीजनिंग को तो 30 मिनट में अगर कहीं आप हिलक गए हो तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो आपको मैनेज करके चलना है। और मेरा क्या रहता था, मतलब एक मॉक देने के लिए आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग होना चाहिए, हाँ। कि स्किप कैसे कर रहे हो आप, मतलब क्वेश्चन को देख के स्किप करने, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चन पे, अगर नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ो थोड़ा सा। हाँ, तो मतलब ये पहले आप देखो कि क्वेश्चन स्किप करना की कोशिश करो। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते थे तो एक बार में पूरा पेपर सॉल्व करते थे? नहीं सर, एक राउंड में तो करना नहीं चाहिए क्वेश्चन, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। हाँ। एक राउंड पहले तो, एक राउंड में आप देख लो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, हल्के हल्के करते जाओ। 50 क्वेश्चन करीब आप पहले अटेम्प्ट में 1 घंटे में कर लोगे। अगर आप स्किप, मतलब स्किप करते हो जा रहे हो, आसान आसान बात कर लो। बता रहे हो आप? हाँ, 19 वाली बात बता रहा हूँ। हाँ। स्किप करते हो जा रहे हो तो आप आराम से अच्छे खासे क्वेश्चन कर लोगे। 1 घंटे बाद आप देखो कौन से थोड़े चैलेंजिंग मेरे को लगे, वो अटेम्प्ट करो आप। उसके एंड में जो बचते हैं फिर उसके बाद वो देखना चाहिए आपको। कभी पेपर पूरा पूरे अटेम्प्ट नहीं, मतलब पीछे नहीं बढ़ना चाहिए, किसी जिद को नहीं बनाना चाहिए एग्जाम में, ईगो पे नहीं लेना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को। किसी भी क्वेश्चन को, कि नहीं हो रहा चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये आपका माइंड सेट रहना चाहिए अटेम्प्ट करते। तो अब जो ये 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें बच्चों को कैसे तैयारी करनी है? क्योंकि अब तो पहले जैसे एक चैप्टर से कई कई सवाल आते थे, जैसे हम सर्कल पढ़ा रहे हैं तो सर्कल से ही 3-4 सवाल आएंगे। अब तो ये है कि सर्कल से साथ सवाल आए भी या ना आए, और पढ़ना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि बिना गणित के तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आज भी ऐसे लड़के जो फुल में से फुल स्कोर करेंगे। तो इन 30 क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें कि आपका स्कोर भी फुल रहे, आपकी ज़्यादा एनर्जी भी खराब ना हो, क्योंकि अब आपको समय जीएस पे भी ज़्यादा देना है थोड़ा सा। तो पहले तो सबको सब टाइम कम हो गया, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर को देनी पड़ेगी आपको। अभी भी सब कुछ वैसे क्वेश्चन आएंगे, भला से 1-2 आएंगे हर चैप्टर से, लेकिन ऐसा नहीं है उसकी वैल्यू बढ़ गई है अब। 1-2 तो आएंगे लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो आपको छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। सिलेबस अभी भी पूरा, सिलेबस अब भी आपको पूरे करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कम होगा तो कुछ छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। बाकी वही है, स्किप वगैरह करो, क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अच्छा, आप जैसे मॉक टेस्ट लगाते थे तो मॉक टेस्ट में आप फुल, मतलब जैसे आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है उसमें 50-50 चांस है, आप 30% ही चांसेस सही होने के, तो आप उसको अटेम्प्ट कर देते थे कि छोड़ देते थे? उसको सर मैं लास्ट में देखता था, एंड में अगर टाइम बचता था तो करना है, ना छोड़ देता था। मैं 95-90 के बीच में रहता था टारगेट कि इतने अटेम्प्ट करना है। इतने अटेम्प्ट करने 90-95? इससे कम में तो कोई फायदा नहीं है। और इंग्लिश में? इंग्लिश में तो पूरे करने होते थे अटेम्प्ट, 200 में से 200 ही करना है। 200 में से 200 पूरे अटेम्प्ट? पूरे अटेम्प्ट करना है, भला से 1-2 छोड़ दो आप। और तुक्का मारना पड़े तो तुक्का मार देते थे? तुक्का भी सब मार, उसमें थोड़ी निगेटिव मार्किंग कम रहती है। इंग्लिश में? इंग्लिश में तो कम रहती है, तो मार देता था। अच्छा। और इसमें जीएस में? जीएस में जैसे उसमें तो हाँ है ना, बीच का कोई खेल नहीं है। जीएस में ज़्यादा रिस्क नहीं लेने। जीएस में ज़्यादा रिस्क नहीं लिया? ओके। अच्छा, रीजनिंग की, जैसे आपका मैथ्स एवरेज ही था आप बता रहे थे, तो आपने रीजनिंग पे ध्यान दिया, रीजनिंग पढ़ी थी पूरी कि वो ऐसे ही हो गई? रीजनिंग बस एक बार कुछ चैप्टर होते थे, डीआई वगैरह वो हो गया, डाइस वगैरह हो गया, जो कंसेप्ट होते हैं थोड़े, मतलब कि ऐसे थोड़े बहुत कंसेप्ट थोड़ा वो पढ़े थे। बाकी को आप वो लगाइए, सीरीज वगैरह लगा करके प्रैक्टिस करिए, वैसा कुछ नहीं। ये सब मॉक, मल्टीपल मॉक दिए, बहुत ज्यादा मॉक्स दिए, तो रीजनिंग पूरी मॉक से ही तैयार हो गई थी। कोई अलग से बुक से नहीं पढ़ी मैंने, रीजनिंग मॉक से तैयार हो गई थी। अच्छा, जैसे जो नए फ्रेशर बच्चे आते हैं जो तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि तैयारी जो है वो किस हिसाब से करें? क्योंकि जो नया नया बालक आता है ना, बड़ा डरा हुआ होता है। सबसे पहले उसके मन में डर होता है कि कुछ छूट ना जाए, या मुझसे हो भी पाएगा या नहीं वो हो पाएगा। उसको लगता है जो चीज़ छूट गई वही पेपर में आने वाली है, और ये डर उसको जो है बहुत हावी होता है। तो फ्रेशर बच्चा कैसे तैयारी करे, लंबे समय तक उसे टिके रहना? क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हम एसएससी सीजीएल 2022 की नोटिफिकेशन आई, हमने वो नोटिफिकेशन डाली, वो 10 लाख बच्चों ने देखी। और अगर हम एसएससी सीजीएल 2022 के लिए पढ़ाने जाएंगे तो 24 घंटे में उसको 2.5-3 लाख बच्चे देखेंगे। तो नोटिफिकेशन देखने वाले तो 10 लाख हैं, पढ़ने वाले 24 घंटे में 3 ही लाख मिल रहे। 70% बच्चे तो यहीं गायब हो गए। तो 70% गायब ना हो, ये भी पढ़ते रहें, कैसे होगा ये पॉसिबल? फ्रेशर बच्चा कैसे तैयारी करे जो नया है? जैसे आपने एक ही बार में एग्जाम निकाला, ये कैसे निकाल पाएंगे एक बार में? ये तो सर पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा करना क्या है। जैसे मेरा तो ये था, 12th के बाद मेरा क्लियर हो गया था। आपको क्यों एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे यही करना है? हाँ। तो आजकल क्या होगा, जैसे कि मतलब ऑनलाइन इतना बढ़ गया है, आपके टीचर्स बहुत सारे अवेलेबल हो गए यूट्यूब पे, ज्यादा ऑप्शन भी खतरनाक है, ऑप्शन ज्यादा हो गए। हाँ, तो मतलब इंसान पहले तो उसको एक लाइन चाहिए कि हमको किसको भरोसा करना है, किसका। जैसे मुझे आपको पूरा भरोसा था कि ये मेरा करवा देंगे सर। हाँ।
तो मतलब एक तो पहले आप टीचर एक सेलेक्ट कर लो और उस पर पूरा भरोसा रखो, ईमानदारी, सारे टीचर अच्छे होते हैं मेरा मानना है, अगर आप भरोसा रखोगे तो मतलब ठीक है। तो पहले तो सेलेक्ट कर लो एक टीचर यूट्यूब पे या फिर कहीं भी ऑफलाइन पढ़ रहे हो, हाँ तो मतलब कहाँ, और जो वो बता रहे हैं उसको सीधे फॉलो करते जाइए आप। बहुत अच्छा लगा रिहान से मिलके, और मैं ये बोलना चाहूँगा मोदी जी से, मिशन मोड वाली जो उनकी मुहिम चल रही है उसको जल्दी से जल्दी करें, और भाई की जॉइनिंग जो है जल्दी से जल्दी दें। हालांकि आज हमने 2 एक्साइज इंस्पेक्टर को बुलाया जिनकी जॉइनिंग आने वाली है। बुलाने तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि मैक्सिमम एक्साइज इंस्पेक्टर 2019 के जो थ्रू लगे हैं वो 70% हमारे ही पढ़ाए हुए हैं, जो ग्रुप में इनका बना हुआ होगा उसमें जुड़े हुए हैं। तो सबको तो बुलाना ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे हैं, और मैं ऐसे किसी को बोलूँगा भी नहीं कि आप अपना काम धंधा छोड़ के या जो आप अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ के यहाँ पे आइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा रिहान से मिलके, और ये एक इंस्पिरेशन बच्चा है, क्योंकि 23 साल की एज में जो है जो एक्साइज इंस्पेक्टर बनने वाला है, तो यहाँ से आपको सीखने को भी मिलता है कि ये काम आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं 32 साल का हो गया, या मैं 26-27 साल की मेरी उम्र होगी, क्या मैं सीजल कर पाऊंगा कि नहीं। पहली बात तो आपने अपने जीवन का बहुत ऐसा समय जिसमें आप कुछ कॉन्क्रीट कर सकते थे उसमें खराब कर दिया, और उसके बावजूद अभी आप सोचने में खराब कर रहे हो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अगर आपके पास चॉइस नहीं है कुछ और करने की, तो जल्दी करिए, अभी करिए, और आप कर सकते हैं। क्योंकि जो रेहान जैसा बच्चा जो है, जो कि एवरेज था पढ़ने में है भाई, और एक बहुत ही मीडियम टाइप बैकग्राउंड से है, उन्होंने अगर ये पोस्ट ली है तो आप भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और मैंने इनसे कसम दिलवा दी है कि अभी आगे से कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, कोई सीट खराब नहीं करेंगे। ठीक है, और जल्दी से भी 4-5 साल एंजॉय करें, फिर इनकी शादी भी हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर बुलाने के लिए, आपने हमको यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा लगा आपसे। ये हमारी तरफ से रेहान भाई के लिए गिफ्ट है। थैंक यू सर, भी हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। ठीक है।